Namaskar. This is Santosh Kumar in front of you with a new session of the series. So, without any delay, let's start the session. Our next question is question number 31. Here it is given backward bending of vertebral column occur during the practice of which आसन, यानी किस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव पीछे की ओर होता है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? व्हाट आर गिवन इन द ऑप्शन? भुजंगासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन। द पिक्चर्स आर गिवन हियर, दैट इज दिस इज भुजंगासन and this is Vajrasan, you already know, and this is Paschimottanasana, and last one is this is Dhanurasana. So see here in which posture your vertebral column is bending back. Which one? This one straight, this one bending forward, and this one Bhujangasana and this one Dhanurasana. Here both are bending back. Simply the answer will be what? Bhujangasana and Dhanurasana. Where is the option? 1 and 4. 1 and 4. This is the answer. Clear? So the next question, question number 32. The following are the non-verbal communication skill. Non-verbal communication skill निम्न में से कौन सा है? Maintaining eye contact, body postures, facial expressions, lecture cum demonstration. Dear friends, here we know about little bit about the communication. If you will see the communication according to the basic of channel, then it is divided into two parts, two main parts. One is your verbal communication and another is your non-verbal communication. First we will see what is verbal communication. Verbal communication. तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स यूज ऑफ वर्ड्स इन द कम्युनिकेशन बाय ओरल एंड रिटेन। हम जो शब्द को यूज करते हैं कैसे करते हैं? बाय ओरल और बाय रिटेन। गेट में पॉइंट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वर्बल इन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज कीज. Don't take it otherwise. KISS is acronym that keep it short and simple. KISS मतलब क्या? Keep it short and simple. SHORT and simple. Getting my point? This is means verbal communication में ये ख्याल रखा जाता है कि ये जितना शॉर्ट हो सके और जितना सिंपल हो सके, ज़्यादा लेंथी नहीं या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन। और ओरल कौन सा फॉर्म में हो सकता है? ओरल कम्युनिकेशन कैसे होगा? स्पोकन वर्ड्स, यहाँ पे स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। एंड ओरल में क्या हो सकता है? ये तो ओरल हो गया। रिटन में क्या हो सकता है? इसमें साइन, सिंबल, आइदर प्रिंटेड और हैंड रिटन। इसमें क्या क्या यूज होता है? साइन और सिंबल, आइदर प्रिंटेड फॉर्म और हैंड रिटन फॉर्म। गेट माय पॉइंट? दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। लाइकवाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस। इसमें वर्ड यूज नहीं होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्डलेस मैसेज, वर्डलेस मैसेज। क्लियर? So
इट इज यूजुअली यूज टू कम्युनिकेट फीलिंग्स, लाइकिंग एंड प्रिफरेंसेस। हमारा जो फीलिंग्स है, हमारा जो लाइकिंग है, हमारा जो प्रिफरेंसेस है, उसी मतलब उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये कौन सा फॉर्म में हम यूज करते हैं? एक तो अपीयरेंस और दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। इसको याद रखना, पेपर 1 में भी ये है, ये अपीयरेंस और दूसरा बॉडी लैंग्वेज। अपीयरेंस क्या होगा? अपीयरेंस में क्या क्या आएगा? आपका मतलब एनवायरनमेंट, किस तरह कहाँ पे रहते हो, और क्लदिंग, आपका हेयर स्टाइल क्या है। जो कम्युनिकेटर होता है उसका ज़्यादातर इसको ख्याल रखा जाता है। तो इसके माध्यम से हमको कुछ मैसेज भी आता है, इनमें पॉइंट। और बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आएगा? तुम्हारा फेशियल आएगा, गेस्चर आएगा, पोस्चर आएगा, इनमें पॉइंट। बॉडी लैंग्वेज में क्या आ जाएगा? फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, और गेस्चर आएगा, गेस्चर, पोस्चर। तो ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी बताइए क्या क्या है, कौन सा आएगा? मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा? यहाँ पे ओरल और रिटन फॉर्म कुछ होता है क्या? मेंटेनिंग आई कांटेक्ट नहीं, इसमें ओरल रिटन कुछ नहीं होता है। ये क्या किस में आता है? फेशियल गेस्चर में आएगा। फेशियल गेस्चर मतलब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। तो ये होगा बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर हम देख रहे थे बॉडी लैंग्वेज में, पोस्चर, गेस्चर, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें ओरल और रिटन फॉर्म कुछ नहीं होता है, क्लियर। और फेशियल एक्सप्रेशन ये भी देख रहे थे, ये कौन सा नॉन वर्बल में आ रहा है, क्लियर। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर में क्या होता है, हम ओरल, उसमें तो ये डेमोन्स्ट्रेशन तो हो जाएगा नॉन वर्बल, लेकिन लेक्चर जो देते हैं उसमें ओरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, इसलिए उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, नॉन वर्बल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आंसर क्या होगा आपका? द आंसर विल बी 1, 2, 3, ये वाला 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। सो नेक्स्ट वी विल सी, यहाँ पे आपका आर्सर्टेशन एंड रीजन दिया गया है। आर्सर्टेशन मतलब अभिकथन, रीजन मतलब तर्क। एक अभिकथन दिया जाएगा आपको और एक तर्क दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको चुनना पड़ेगा। तो फर्स्ट दिया गया, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट लेवल आज असर्टेशन एंड रीजन, इंडिकेट योर आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव बिलो। तो असर्टेशन एक, रीजन एक देगा, उसमें से हमको ऑप्शन चुनना है। पहला क्या दिया गया है? प्रस्थानत्रयी, शो द पाथ टू अटेन मोक्ष, क्लियर। प्रस्थानत्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। सो रीजन क्या, तर्क क्या दिया गया है? ये हो गया क्या? अभिकथन हो गया, असर्टेशन हो गया। उसके लिए तर्क क्या दिया गया है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता आर द 3 ऑथोरिटेटिव प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ वेदांत दर्शन। आपको देखना है ये दोनों सही है या गलत है। एक तो असर्टेशन सही है या नहीं, प्रस्थानत्रयी ऑब्वियसली हमको वेदांत अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि प्रस्थानत्रयी क्या करता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। और प्रस्थानत्रयी क्या है? प्रस्थानत्रयी के अंदर हमारा 3 चीज आता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड भगवद गीता। दीज आर द टेक्स्ट ऑफ वेदांत। सो ये अभिकथन भी सही है और उसके लिए जो तर्क दिया गया वो भी सही है। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड, पहला दिया गया बोथ ए एंड आर ट्रू। ट्रू या नहीं? ए तो ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, क्योंकि प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता आता है और दीज आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ वेदांत दर्शन, ये भी सही है। तो उसके बाद क्या है? इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, मतलब ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या नहीं? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। ए को मतलब आर को ए यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ए को एक्सप्लेन कर रहा है कौन? आर। हमारा अभिकथन को तर्क एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? ये वाला, पहला वाला आंसर सही होगा।
अगर आपका दोनों सही होता लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं होता तो क्या होता, बी होता, इस सॉरी सेकेंड नंबर होता। अगर एक सही होता एक गलत होता तो भी उसके लिए ऑप्शन है। गेट में पॉइंट। तो उसी हिसाब से ये असर्टेशन और रीजन आंसर देने के समय में थोड़ा सा ख्याल रखना, थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है क्वेश्चन। पहले आपको देखना है, समझना है, उसके बाद आंसर करना है। नेक्स्ट हियर असर्टेशन में क्या दिया गया है, हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या, बहुआयामी होता है, मतलब एक आयाम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। हेल्थ में हमारा क्या क्या होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, एवरीथिंग इज देयर, दैट इज मल्टी डायमेंशनल। गेट में पॉइंट। एंड उसका तर्क क्या दिया गया है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सो ये WHO का क्या है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका डेफिनेशन ये दिया गया है। सो हेल्थ हमारा मल्टी डायमेंशनल पहला बताया अभिकथन, और तर्क दिया गया हेल्थ का डेफिनेशन। तो क्या होगा, ऑब्वियसली बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। R क्या कर रहा है, A को एक्सप्लेन कर रहा है। A में जो स्टेटमेंट दिया गया है, एक स्टेटमेंट A को R क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यही सही होगा। गेट माय पॉइंट, पहला वाला सही होगा। आप जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ये सीक्वेंस हर समय में नहीं होता है। आप सोचेंगे कि हाँ ये सीक्वेंस ऐसी हर समय में आ जाता है, चलो आंख बंद करके 1 कर दो या 2 कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी। ऐसा करने से गलती हो जाता है। तो इसलिए आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर करना है। ऑप्शन को भी देखना है, सही ढंग से उसको देखना है। क्लियर। नेक्स्ट असर्टेशन, पश्चिमोत्तानासन इज कंट्राडिक्टेड इन साइटिका एंड रीजन क्या दिया गया है, पश्चिमोत्तानासन इज ए टाइप ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग आसन। यहाँ पे पहला बताया गया है कि ये पश्चिमोत्तानासन जो है साइटिका के लिए क्या है, कंट्राडिक्ट करता है, कंट्राडिक्शन है। गेट में पॉइंट, मतलब आपका अगर साइटिका है, पश्चिमोत्तानासन कर रहेगे, अभ्यास करोगे तो साइटिका को पेन को और ज़्यादा अग्रावेट करेगा। क्लियर, ये स्टेटमेंट हो गया। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए तर्क क्या दिया जा रहा है, पश्चिमोत्तानासन इज ए टाइप ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग आसन। ये सही है या नहीं है, हाँ पश्चिमोत्तानासन एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। ऑल टाइप ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग आसनस शुड बी कंट्राइंडिकेटेड इन साइटिका। पहले आपको तो साइटिका क्या है उसको पता चलाना चाहिए। साइटिका कहाँ होता है, साइटिका होता है बैक ऑफ द लेग, लेग में बैक साइड, बैक ऑफ द लेग। गेट में पॉइंट। और कहाँ से उसका जो रूट है, साइटिका नर्व एक लंबा सा नर्व है, वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से निकला है वो, तुम्हारा L4, L5, S1, S2 एंड S3। ये जो हमारा स्पाइनल नर्व है, यहाँ से इनका रूट निकलता है, किसका, साइटिका नर्व। यहाँ से निकल के पैर के पीछे वाला हिस्सा में जाके नीचे तक जाता है। इसलिए अगर यहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रहा है किसी का, लुम्बर और सैक्रम में अगर नर्व कंप्रेस हो रहा है, इसीलिए भी साइटिका पेन होता है। लेग के पीछे वाला हिस्सा में बहुत पेन होता है, उसको साइटिका पेन कहा जाता है। अगर लेग के पीछे वाला हिस्सा आपका पेन हो रहा है तो फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे, मतलब ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करने से वो अग्रावेट होगा। गेट में पॉइंट। इसीलिए कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग अगर करोगे तो साइटिका के लिए क्या होगा, कंट्राडिक्टेड होगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। गेट में पॉइंट। तो आंसर क्या होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्लियर, दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रैक्टिस ऑफ शवासना एंड ध्यान इम्प्रूव द मेमोरी ऑफ ए पर्सन। ये आपका अभिकथन दे दिया, तो उसके लिए तर्क क्या दिया जा रहा है, मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, स्टोरेज,
एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले मेमोरी का एक्सप्लेन दे दिया, मतलब उनका एक्सप्लेन कर दिया कि मेमोरी क्या है, वो सही है या नहीं है आपको फिर सोचना है। मेमोरी किसको कहेंगे? जो पहले क्या होता है, एनकोडिंग होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, अपने लैंग्वेज में उसको समझ रहे हैं, मतलब उसको एनकोडिंग कर रहे हैं आप पहले। गेट मी पॉइंट? एनकोडिंग करने के बाद क्या कर रहे हैं आप, याद रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब स्टोरेज कर रहे हैं। और जब आप एग्ज़ाम देंगे या किसी के सामने कुछ पेशकश करने लिए जाएंगे, ये नॉलेज को, जो नॉलेज अभी आप एनकोड कर किए और स्टोरेज किए, उसको जब काम में लगाएंगे, उसी समय में अगर आप याद रख के रिट्राइव कर पा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो उसको क्या कहा जाएगा, मेमोरी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो ये शवासन क्या करता है, क्यों शवासन और ध्यान, इसके बारे में क्या लिखा है? ये तो मेमोरी का हो गया डेफिनेशन। रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस ऑफ योगा इम्प्रूव दिस फंक्शंस ऑफ ब्रेन टू इंक्रीज द मेमोरी। मतलब किसका फंक्शन को इम्प्रूव करता है? एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन राइट टाइम। राइट टाइम में आपका इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना भी जरूरी है। तो ये सारा प्रोसेस को हमारा क्या करेगा, रिलैक्सेशन आप अगर सही ढंग से कर रहे हैं तो सारा प्रोसेस आपका सही ढंग में होगा। तो इसीलिए शवासन और मेडिटेशन तो इम्प्रूव करेगा मेमोरी को। रेडी माय पॉइंट? ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। पहले देखेंगे आप दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। रेडी माय पॉइंट? सो एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसीलिए ये पहला वाला क्या है, सही होगा। आपको ध्यान रखना, हम अभी जितना भी आंसर दिए वो पहला वाला सही हुआ। इसका मतलब ऐसा नहीं, आप मत सोचिएगा कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही पहला वाला होगा, नहीं। आपको ध्यान से देखना है ए जो असर्टेशन है वो सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो फॉल्स लिखना है, और तर्क जो दिया गया है, रीजन जो दिया गया है वो सही है या गलत है, उसी हिसाब से आपका डिपेंड करेगा आंसर देना। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। देन वी विल सी the next question, that is arrange the following subdivision of Veda in order in which they appeared. Use the code given below. जो हमारा जो वेद का जो सब डिवीजन हुआ है, वेद का डिवीजन हुआ है, तो उसका ऑर्डर में कैसे 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 उसका डिवीजन हुआ है, क्या क्या डिवीजन हुआ है। तो वेद में हर एक वेद को मुख्यतः 4 भाग में व्यक्त किया गया है। उसमें क्या क्या होता है? पहला होता है संहिता पाठ। संहिता, पहला पाठ क्या होता है, पहला भाग क्या होता है वेद का? संहिता। इसमें क्या रहता है? इसमें आपका रहता है मंत्र और हाइम्स, और हाइम्स। दूसरा क्या आता है? संहिता के बाद आएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या होता है? इट डील्स विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्र और रिचुअल्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्र और रिचुअल्स। एंड थर्ड में क्या आता है? थर्ड पार्ट होता है आरण्यक। आरण्यक में क्या होता है? इट डील्स विथ फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिचुअल्स। ये जो दार्शनिक तर्क क्या है, हम जो रिचुअल कर रहे हैं उसका दार्शनिक तर्क क्या है, उसमें उसके बारे में आरण्य में उसको बताया गया है। क्लियर? फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन किसका? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिचुअल्स। क्लियर? 4 नंबर लास्ट में आता है उपनिषद। उसको वेदांत भी कहा जाता है, वेद का अंत में आता है ये, इसलिए उसको वेदांत कहा जाता है और उपनिषद कहा जाता है। इसमें क्या दिया गया है? द एसेंस, और यू कैन से knowledge portion of the Veda।
तो अभी आंसर हो आप ढूंढ ले सकते हैं क्या होगा। पहले संहिता, ये पहला, उसके बाद ब्राह्मण, ये दूसरा, उसके बाद आरण्यक, ये तीसरा, उसके बाद उपनिषद, ये चौथा। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पे है, ये है। दिस इज द आंसर। गेट माई पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको भगवत गीता का रेफरेंस दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भगवत गीता के हिसाब से इसको आंसर देना है, अरेंज करना है। भगवत गीता में ये कहाँ पे डिस्कस किया गया है? आप अगर देखेंगे चैप्टर 2 में डिस्कस किया गया है, सांख्य योग चैप्टर, भगवत गीता का चैप्टर 2 का श्लोक का नंबर आपका 62 एंड 63, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे श्लोक का 62 एंड 63। इसमें पूरा एक सीरीज डिस्कस करेंगे, तो आपको इसमें और भी 2-3 क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो उसमें 2 श्लोक अच्छा, बहुत फेमस है वो श्लोक, वो आप अगर समय है तो आपके पास उसको याद भी कर लेना। दिया गया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, समूहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब हम सीक्वेंस में जाएंगे। पहला क्या बताया गया है? पहला सीक्वेंस क्या बताया गया है? पहला बताया गया है ध्यायतो विषयान् पुंसः। इसका मतलब इफ यू विल थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट, दैट इज इन्वॉल्वमेंट इन सेंस ऑब्जेक्ट। पहला वाला बताया गया है इन्वॉल्वमेंट इन सेंस ऑब्जेक्ट। आप अगर सेंस ऑब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दूसरा क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? उसका बताया गया है संगस्ते सुपजायते। संग मतलब क्या है? अटैचमेंट आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट के साथ आपका सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, बार बार इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के प्रति आपका क्या आ जाएगा? अटैचमेंट आ जाएगा। गेट में पॉइंट? उसके बाद क्या होगा? अटैचमेंट से क्या होगा? संगात संजायते कामः। ये जो अटैचमेंट है, आप अगर उसके प्रति अटैचमेंट ज़्यादा हो गया तो उसको पाने के लिए आपका मन होगा। तो 3 में क्या होगा? डिजायर, काम उत्पन्न होगा आपका, डिजायर। और डिजायर से क्या होगा? डिजायर में बताया गया कामात् क्रोधो अभिजायते। मतलब काम अगर आपके पास है, आपका इच्छा हुआ पाने के लिए, अगर उसमें कोई बाधा आ गया, विघ्न आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो आपके क्या हो जाता है? उसको पाने के लिए अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो आप में क्रोध आ जाता है, अंगर आ जाता है। डिजायर से अंगर होता है। और फिर नेक्स्ट क्या बताया गया? क्रोधात् भवति समूह मतलब डिल्यूजन। अंगर से क्या होगा? डिल्यूजन होगा। उसके बाद डिल्यूजन से क्या होगा? समूहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति विभ्रम मतलब आपका जो लॉस ऑफ मेमोरी। गेट में पॉइंट? स्मृति विभ्रम मतलब डिल्यूजन से क्या होगा? आपका मेमोरी लॉस होगा, लॉस ऑफ मेमोरी। गेट में पॉइंट? तो इसके बाद लॉस ऑफ मेमोरी के बाद हम इस तरफ लिख देते हैं। इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ मेमोरी के बाद क्या होगा? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। मतलब स्मृति जब भ्रंश हो जाएगा, स्मृति भ्रंश होने से आपका बुद्धि नाश हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब कौन सा सही कौन सा गलत, उसको आप क्या ना कर मतलब डिसाइड नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर?
और इसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर हो जाएगा, आपका बुद्धि अगर नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति मीन्स पेरिसेस। पेरिसेस मीन्स यू विल गो टू हेल, मतलब आप वायलेट हो जाएंगे। रीड में पॉइंट, पेरिसेस वायलेट हो जाएंगे, और उसी समय में जो हाथ में आता है, जो सामने आता है, उसको फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। गेट में पॉइंट, ये आशय से बताया गया है। तो पहला वाला क्या, इसको याद रखना, पहला वाला इन्वॉल्वमेंट इन सेंस ऑब्जेक्ट, अटैचमेंट, उसके बाद अटैचमेंट आएगा, अटैचमेंट से क्या आएगा, डिजायर आएगा, डिजायर से एंगर, एंगर से डिल्यूजन, डिल्यूजन से लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी से डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से पेरिसेस। अगर ये तो हो गया इंग्लिश में, संस्कृत में भी इसको थोड़ा याद रखना है। संस्कृत में क्या होगा, आप अगर ध्यायतु विषयान पुंसः, विषयान पुंसः मतलब सेंस ऑब्जेक्ट, विषयान पुंसः, ध्यायतु विषयान पुंसः, उसके बाद क्या होगा, संग, संग आ जाएगा, संग मतलब अटैचमेंट, उसके बाद क्या होगा, डिजायर, डिजायर को क्या कहते हैं, काम, काम उत्पन्न होगा। इनमें पॉइंट उपाजयते काम, और काम से क्या होगा, क्रोध, इनमें पॉइंट, और क्रोध से क्या होगा, समूह, समूह मतलब डिल्यूजन, और समूह से क्या होगा, स्मृति विभ्रम, लॉस ऑफ मेमोरी, और स्मृति विभ्रम से क्या होगा, लॉस ऑफ मेमोरी से आपका बुद्धि नाश मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। संस्कृत में भी आ सकता है ना, ऐसा नहीं कि हर समय में इंग्लिश में ही आएगा। बुद्धि नाश होने के बाद क्या होगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, पेरिसेस, प्रणश्यति होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। मतलब अभी हमको आंसर ढूंढना है, तो पहला क्या मतलब क्या दिया गया है इसमें, एंगर दिया गया है, इन्वॉल्वमेंट इन सेंस ऑब्जेक्ट दिया गया है, अटैचमेंट दिया गया है, डिजायर दिया गया है। तो इसमें पहला होगा क्या, इन्वॉल्वमेंट इन सेंस ऑब्जेक्ट, ये पहला आएगा। सेकंड क्या होगा, उसके बाद अटैचमेंट, ये वाला आएगा दूसरा, अटैचमेंट के बाद डिजायर, ये तीसरा, देन डिजायर के बाद एंगर। पहला 4 इसको दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट 4 भी आ सकता है, गेट में पॉइंट। सो इसलिए इतना समय लेके थोड़ा डिस्कशन किए हम। इसमें आपको बोर होने का कोई मतलब नहीं है, ये काम की चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आलतू फालतू की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जब डिस्कशन कर रहा हूँ, आप नोट और पेन अपने पास पकड़ के बैठिए, उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि ये याद रहेगा और आपका काम में आएगा। ऐसा सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, आपको नोट डाउन भी करना है। एक एक क्वेश्चन में आपको 5-7 क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें क्या हमका आंसर क्या होगा, इसमें पहला वाला ये 2, उसके बाद 3, देन 4, 1, 2 3 4 1, सही है। तो 2 3 4 1, हाँ ये 2 3 4 1, क्लियर, दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बताया गया है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम देयर ओरिजिन। फ्रॉम देयर ओरिजिन मतलब इसमें आपको रेफरेंस कुछ नहीं दिया गया है, वेदर भगवद गीता के हिसाब से या उपनिषद के हिसाब से या और कोई ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं दिया गया है। इसलिए आपको ये एलिमेंट जो हमारा जो पंच महाभूत बना है, तो कैसे कौन सा सीक्वेंस पहले आएगा, कौन सा पहला हुआ, उसके बाद दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो इसमें मैं आपको 2 रेफरेंस दूंगा, ताकि आपका जो आप तो जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका नॉलेज और थोड़ा, मेमोरी और थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहला रेफरेंस दूंगा आपका तत्वबोध। आप सुने होंगे ये बुक, ये एक टेक्स्ट बुक ऑफ वेदांत, मतलब वेदांत का जो डेफिनेशन है तत्वबोध किताब में है। तो उसमें चैप्टर 10 तत्वबोध, तत्वबोध, BODHA, तत्वबोध, ये एक किसका किताब है, वेदांत का एक बेसिक टेक्स्ट बुक है वेदांत, क्लियर। इसमें चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर 10 में बताया गया है, चैप्टर 10 का टाइटल क्या है, एवोल्यूशन ऑफ 5 एलिमेंट। इसमें इवोल्यूशन ऑफ 5 एलिमेंट के बारे में बताया गया है।
क्लियर। हमको भी यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया है, एलिमेंट सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉर फ्रॉम देयर ओरिजिन। तो ये चैप्टर में क्या बताया गया है, ततो आकाश संभूत आकाशात वायु, पहले आकाश, गेट में पॉइंट, आकाश, आकाशात वायु मीन्स फ्रॉम आकाश, हु इज दैट, वायु, एंड वायु तेज मीन्स वायु से कौन सा आया, तेज, तेज कौन है, अग्नि, देन तेजसः आपः, आपः मतलब जल, तेज से क्या आया, जल, क्लियर, एंड उद्भ्य पृथ्वी ही, उनमें से क्या आया फिर, जल से पृथ्वी, पृथ्वी है इधर दिया गया है, क्लियर। ये रेफरेंस मिल गया आपको कहाँ से, तत्वबोध से। और दूसरा रेफरेंस भी हम ले सकते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में भी उसमें बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद आपको पता है, उसमें आपका 3 बलि होता है, एक शिक्षा बलि, ब्रह्मानंद बलि और भृगु बलि। इसमें जो 3 बलि में से ब्रह्मानंद बलि में उसमें बताया गया है, ब्रह्मानंद बलि का फिर उसका सब चैप्टर होता है, पहला अनुवाक में बताया गया है। तो उसमें सीरियली बताया गया है, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ पूरा सीरियली बताया गया है। ये तो एक रेफरेंस हो गया, इसको रहने दीजिए, उसको नोट कर लीजिए। और जो तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें जगह होगा क्या, नहीं, हाँ होगा, जो तैत्तिरीय उपनिषद का कौन सा बलि बोला अभी आपको याद रखना है, इसमें ब्रह्मानंद बलि, ब्रह्मानंद बलि, इसमें बताया गया है कि फ्रॉम आत्मा आकाश, आत्मा से क्या, आकाश, और आकाश से क्या, आकाश से क्या होगा, वायु, जैसे ये है, तो ये सीक्वेंस भी याद रखना, आकाश से वायु, और फ्रॉम वायु फायर, फ्रॉम वायु फायर, एंड फ्रॉम फायर वाटर, एंड फ्रॉम वाटर, वाटर से क्या आया है, अर्थ, फ्रॉम वाटर अर्थ, और फ्रॉम अर्थ, अर्थ से क्या आया है, अर्थ से आपका आया है हॉर्ब, इसको याद रखना। नेक्स्ट को ये भी इसी तरह भी उपनिषद आपका है ना, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, हॉर्ब्स, हॉर्ब्स मतलब क्या है, हॉर्ब्स मतलब प्लांट वेजिटेबल ऐसा है। एंड फ्रॉम हॉर्ब्स क्या आया है, अन्न, फूड, एंड फ्रॉम फूड मैन। ये मैन का इवोल्यूशन कैसा बताया गया है, ये पूरा सीरियल, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से फायर, फायर से वाटर, वाटर से अर्थ, अर्थ से हॉर्ब, हॉर्ब से फूड, फूड से मैन। तो इसमें ये भी कवर कर रहा है, आकाश से वायु, आकाश, वायु, फायर, वाटर, अर्थ, इसमें भी आप आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो ये हो जाएगा। आकाश पहले होगा 1, एंड आकाश से क्या है, वायु 2, और उसके बाद अग्नि 3, एंड जल 4, देन रेस्ट इज 5, क्लियर। तो पहला वाला होगा 3, 3, ये है 3, देन 2, 5, 4, 1, ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। सो आई होप दिस इज क्लियर। वी विल गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर, यूज द कोड गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ पार्ट का नाम दिया गया है, उसको हमको सीक्वेंशियली क्या करना है, अरेंज करना है, क्लियर। तो पहले हमको हमको जानकारी ले लेना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। ये नोस्ट्रिल से शुरू होता है, यदि में पॉइंट, नोस्ट्रिल से फिर आपका जाएगा कहाँ, फेरिंग्स, फेरिंग्स फिर इनका 3 हिस्सा होता है, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। पहले नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स 3 तरह का होता है, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये यहाँ से शुरू होता है, इस तरफ आता है, ये है फारिंग्स से। फेरिंग्स के बाद ये आ जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या हो जाएगा, ये जो मोटा वाला पाइप, पॉइंट पाइप, दैट इज ट्रैकिया।
ट्रैकिया के बाद क्या होगा, ट्रैकिया फिर आ जाता है, दो हिस्सा में डिवाइड हो जाता है। क्लियर, दो हिस्सा में जब डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है, ब्रोंकोस। एक राइट लंग्स को जाता है, एक लेफ्ट लंग्स को जाता है। एट में पॉइंट। और ब्रोंकोस जब डिवाइड हो जाता है वो हो जाता है ब्रोंकी। मुझे समझ में आया? सो ब्रोंकी, इसमें ये पिक्चर में आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक हम आए हैं, ट्रैकिया डिवाइड हो गया, प्राइमरी ब्रोंकोस हो गया। ब्रोंकोस में आपको फिर क्या आ जाएगा, ब्रोंकियोल। ब्रोंकोस से ब्रोंकियोल आएगा, और ब्रोंकियोल जब लास्ट पार्ट होगा आल्वेली होगा। तो हमको क्या क्या मिला, पहले हमको मिला नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकी का जो डिवीजन है उसके बाद ब्रोंकियोल, देन लास्ट में आल्वेओली। तो आपको अभी क्या अरेंज करने में आसान हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, नोस्ट्रिल दिया गया, क्या नोस्ट्रिल नहीं है। फेरिंग्स दिया गया, क्या नहीं, फेरिंग्स नहीं है। लैरिंग्स है क्या, यहाँ पे लैरिंग्स भी नहीं है। ट्रैकिया है, हाँ ये पहले आएगा। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी है क्या, हाँ ये आएगा दूसरा। देन ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल तीसरा, एंड आल्वेओली चौथा। तो इसमें क्या होगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 है या नहीं, हाँ 2 3 1 4, दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी। सो अगर आप हमको फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर हमारा पेज को फॉलो कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक में, ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारा यूट्यूब चैनल में, आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और क्वेश्चन में कहीं डाउट हो रहा है या इम्प्रूवमेंट करने का और कुछ तरीका हो सकता है, मतलब ये प्रेजेंटेशन स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है और कैसे थोड़ा अच्छा हो सकता है, उसका सजेशन भी दीजिए, ताकि हम और आप दोनों का इम्प्रूवमेंट होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए क्वेश्चन का डाउट, एंड दूसरा हुआ आपका सजेशन। आपका सजेशन के लिए हम इंतज़ार में हैं, देखते हैं आप लोग कमेंट करते हैं या नहीं है। थैंक यू एवरीबॉडी।